वेलकम बैक टू आवर चैनल डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सिंपल सेंटेंस को बनाना बाय यूजिंग नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट। ये नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग करके सिंपल सेंटेंस बनाने के लिए बस कुछ चीज़ों को आप यदि अच्छे से समझ लेते हैं तो आपको ये नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग करके सिंपल सेंटेंस बनाने में किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट ये आप रूल याद रखेंगे, इसका स्क्रीनशॉट सभी बच्चे ले लेंगे ताकि आपको ये चीज़ें नोट करने में दिक्कत ना हो। नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट उस सब्जेक्ट को कहा जाता है जो वाक्य में स्वतंत्र रूप से कार्य करता है। इट मीन्स इसका प्रभाव वाक्य की क्रिया पर नहीं पड़ता। आप जानते हैं मोस्टली होता क्या है, हर एक वर्ब अपने सब्जेक्ट के अनुसार आती है। सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होती है, ऐसा रूल होता है। लेकिन इसमें सब्जेक्ट का प्रभाव वर्ब पर बिल्कुल नहीं पड़ता है, ये पार्टिसिपल से पहले प्रयोग की जाती है। इस नियम का प्रयोग तब करते हैं जब वाक्यों का सब्जेक्ट भिन्न भिन्न प्रकार का हो, यानी सब्जेक्ट एक वाक्य, दो वाक्य, तीन वाक्य जो भी हैं उनके सब्जेक्ट अलग अलग होंगे। जबकि आपको पता होना चाहिए जब सभी वाक्यों का सब्जेक्ट एक ही जैसा होता है या एक ही है, जैसे दो तीन कार्यों को राम ने किया तो सबका सब्जेक्ट राम हुआ, तो उसमें आप इस रूल को बिल्कुल अवॉइड करेंगे। ये रूल वहाँ अप्लाई नहीं होगा। पहली शर्त, सब्जेक्ट डिफरेंट होने चाहिए, अलग अलग प्रकार के सब्जेक्ट हों जो भी आपके सेंटेंस लिखे हैं। दूसरी शर्त, दोनों वाक्यों में कारण और परिणाम का संबंध पाया जाए। इट मीन्स यदि एक क्रिया ना हुई होती तो दूसरी क्रिया अपने आप ही नहीं होती। कहने का मतलब ये है डियर स्टूडेंट्स कि एक क्रिया होने के कारण ही दूसरी क्रिया होती है। एक क्रिया हो जाएगी, उसका परिणाम होगी दूसरी क्रिया। तो जो क्रिया आपको ये नजर आया कि इस क्रिया में रीजन है, कारण है, उसी को हम पार्टिसिपल में चेंज करेंगे और जो परिणाम दिखाती है उसे एज इट इज रख देंगे, उसमें कोई चेंज आप बिल्कुल नहीं करेंगे। जैसे ध्यान दें, इस नियम का प्रयोग तब करते हैं जब वाक्यों का सब्जेक्ट भिन्न भिन्न प्रकार का हो, परंतु दोनों वाक्यों में कारण और परिणाम का संबंध पाया जाता है। अर्थात यदि पहली क्रिया ना होती तो दूसरी क्रिया अपने आप ही नहीं होती। जिस क्रिया में कारण प्रकट हो उसे पार्टिसिपल में चेंज करते हैं। इस फार्मूले को आप याद रखिएगा डियर स्टूडेंट्स, फिर आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। सब्जेक्ट नंबर 1, चूंकि सब्जेक्ट डिफरेंट है लिखना पड़ेगा। यदि वाक्य आपका एक्टिव वॉइस है तो आप हैविंग लगाएंगे, और यदि पैसिव वॉइस हुआ तो बस इतना आप याद रखें, यहाँ पे हैविंग बीन का यूज कर लेंगे। राइट, थर्ड फॉर्म दोनों में मौजूद रहेगी। उसके बाद कॉमा अनिवार्य रूप से लगाना है। सब्जेक्ट नंबर 2 लिख करके जो भी आपका नेक्स्ट सेंटेंस था उसे एज इट इज रख देंगे, उसमें किसी भी प्रकार का चेंज नहीं करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स, चीज़ों को और अच्छे से समझने के लिए हम कुछ एग्जाम्पल्स का सहारा ले लेते हैं। इन एग्जाम्पल के थ्रू चीज़ें आपकी जो डाउटफुल हैं वो एकदम स्पष्ट हो जाएंगी, क्लियर हो जाएंगी। चलिए देखिए, द बेल रैंग, घंटी बजी, ऑल स्टूडेंट्स लेफ्ट क्लास, सभी छात्रों ने क्लास छोड़ दी। आपको पता होना चाहिए जब तक बेल नहीं लगती तब तक सभी छात्र पढ़ते रहते हैं, लेकिन जब बेल लग जाती है तो सभी छात्र अपने घरों के लिए चल देते हैं, वहाँ नहीं रुकते। कहने का मतलब जब तक बेल नहीं लगेगी तब तक छात्र पढ़ते रहेंगे क्लास में बैठ के आराम से, उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन अगर बेल एक बार लग गई फिर कोई पढ़ना नहीं चाहता, ये सच्चाई है, सबको घर की याद आने लगती है। चलिए फिलहाल समझते हैं। द बेल रैंग, तो पहले वाक्य का सब्जेक्ट बेल, दूसरे वाक्य का सब्जेक्ट स्टूडेंट्स, डिफरेंट हो गए, बट यहाँ पे कारण और परिणाम का संबंध स्पष्ट नजर आता है। घंटी बजने के कारण ही इन्होंने अपनी क्लास को छोड़ा। राइट, तो जो रीजन दिखा, जो कारण दिखाएगी वर्ब, उसे पार्टिसिपल में चेंज करेंगे। तो अभी हमने फार्मूला लिया था, सब्जेक्ट नंबर 1 द बेल रैंग, ओके। इसके बाद ऐसे लिख देंगे तो गलत हो जाएगा।
याद करिए, अभी मैंने पीछे आपको एक फार्मूला दिया है, क्या लगाया था उसमें, हैविंग, राइट। तो यहाँ पे होना चाहिए इसके साथ में क्या, हैविंग। डियर स्टूडेंट्स याद रखेंगे, यहाँ पे हैविंग रहेगा एक्टिव वॉइस में, ओके। द बिल हैविंग, तब क्या थर्ड फॉर्म बताई गई थी, उसे लगाए रंग, द बिल हैविंग रंग। उसके बाद कॉमा, और बताया था सेकेंड सेंटेंस में कोई चेंज नहीं करना, एज इट इज उसे नोट कर देना है। ऑल स्टूडेंट्स लेफ्ट क्लास, ओके, एकदम इजी। नेक्स्ट, द ट्रेन केम एट स्टेशन, रेलगाड़ी स्टेशन पर आ गई। द पैसेंजर्स स्टार्टेड रनिंग, आप अगर कहीं स्टेशन गए हैं, कभी यात्रा की होगी तो और ज़्यादा बेटर समझेंगे। आप जानते हैं जैसे ट्रेन आती है तो ट्रेन में पहली सीट पकड़ने की सबको जल्दी रहती है, तो सभी दौड़ने लगते जल्दी से हमको सीट मिल जाए। लेकिन जब तक ट्रेन नहीं आती है, 1 घंटा लेट 2 घंटा लेट, आराम से बैठे कुरकुरे का मजा ले रहे हैं, राइट। चलिए, तो ट्रेन आई इसीलिए तो दौड़े, कारण यहाँ है। तो अगर आप इसका सिंपल सेंटेंस बनाएंगे तो सबसे पहले हमें लिखना पड़ेगा कारण वाला सेंटेंस, द ट्रेन हैविंग, राइट, द ट्रेन हैविंग कम। इसके साथ बच्चों थर्ड फॉर्म ही लगानी है, कम केम कम, द ट्रेन हैविंग कम एट स्टेशन, द ट्रेन हैविंग कम एट स्टेशन। उसके बाद कॉमा और सेकेंड सेंटेंस नो चेंज, द पैसेंजर्स started running, राइट। तो इस तरीके से देख रहे हैं, एकदम आसानी से बने हमारे सेंटेंस। नेक्स्ट, अच्छा बच्चों आप यहां थोड़ा सा ध्यान दे दें, कभी कभी बी का फॉर्म, बी के रूप आपको बताए गए। बी के रूप होते हैं इज, एम, आर, वाज, वर, बी, बीन, बेइंग। इनमें से कुछ भी है, उसके बाद में यदि कोई एडजेक्टिव लगा है, वर्ब नहीं है, तो आप इसे बेइंग में चेंज करेंगे, ओके। तो इसका सिंपल सेंटेंस जब बनाएंगे तो बनेगा द वीदर बेइंग, इसमें हैविंग नहीं लगाना है, द weather being stormy, the weather being stormy। चलिए एक बार पुनः देख लें, द weather being stormy, यहाँ पे हैविंग नहीं लगाएंगे। यदि बी के रूप दिए गए हैं वाज, इज, एम, आर, इनमें से कुछ भी, और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी तो पैसिव वॉइस, और यदि कोई एडजेक्टिव है तो फिर इसे हम बेइंग में चेंज करते हैं, राइट। फिर कॉमा का यूज कर लीजिए और आप नेक्स्ट सेंटेंस को बिल्कुल जैसा है वैसे ही रख देंगे, उसमें कोई चेंज नहीं करोगे, है ना, एकदम इजी। बस आपको ये याद रखना है, पार्टिसिपल में चेंज कौन सा सेंटेंस होगा, जो रीजन दिखाए, कारण दिखाए, और जो परिणाम दिखाएगा उसमें कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। नेक्स्ट है पैसिव वॉइस से रिलेटेड, चलिए उसका भी एग्जांपल देख लेते हैं। तो स्टूडेंट्स कभी कभी वाक्य हमारे पैसिव वॉइस हो सकते हैं, और यदि सेंटेंस आपका पैसिव वॉइस हुआ तो उसमें आपको बस एक नई चीज करनी है, क्या करना है, हैविंग के साथ बीन बढ़ाना है। जैसे एग्जांपल आपके सामने है, द किंग वॉज किल्ड, बी का रूप हो, पैसिव सेंटेंस की पहचान क्या है बच्चों, बी का एक रूप हो, साथ में क्रिया की थर्ड फॉर्म हो, तो वो 100% पैसिव वॉइस होगा। द किंग वॉज किल्ड, राजा को मार दिया गया। द आर्मी रैन अवे, सेना उसकी भाग गई। तो जब तक राजा लड़ता रहेगा तब तक सेना डटी रहेगी, बट अगर राजा ही मार दिया जाएगा तो सेना तुरंत पलायन कर जाएगी, वहां से चली जाएगी, भाग जाएंगे, कोई बचेगा नहीं वहां। तो यहाँ पर कारण परिणाम पुनः पाया गया, बट ये पैसिव वॉइस है, तो उसके लिए आप यदि सिंपल
सेंटेंस का निर्माण कर रहे हो तो आपको लिखना पड़ेगा इस तरीके से कुछ, द किंग, फिर बच्चों हैविंग के साथ बीन बनाना है, याद रखेंगे, हैविंग बीन किल्ड, द किंग हैविंग बीन किल्ड, फिर कॉमा लगा दीजिए, आगे कोई परिवर्तन करना नहीं तो उसको ऐसे लिखते हैं जैसा सेंटेंस है हमारा, द आर्मी रैन अवे। इस तरीके से पैसिव वॉइस आसानी से आप बना सकते हैं। अगर सेंटेंस हमारा पैसिव वॉइस का हुआ तो सिंपल बनाना ज़्यादा कठिन होना नहीं चाहिए, ऐसे मैं आशा करता हूँ। तो बच्चों पुनः एक बार रिपीट कर लेते हैं, क्या होता है, कारण और परिणाम का संबंध पाया जाएगा, जो सेंटेंस हमारा कारण दिखाएगा उसी को पार्टिसिपल में चेंज करते हैं, और जो परिणाम दिखाएगा उसे बिल्कुल चेंज नहीं करेंगे। तो आशा करता हूँ चीज़ें आपकी समझ में आई होंगी। यदि कहीं डाउट्स हैं तो आप कमेंट के माध्यम से हमसे संपर्क करके पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।